नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, नहीं, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो है देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल ये बता चुका है और जैसे जैसे हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम ये समझती जाएगी कि ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जो कि एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटरी है और उस संगठन को जकड़ करके गंडुली मार के बैठी हुई है और उसको अपने निस्वार्थ के हिसाब से उसी अनुसार उसको चलाती है, घुमाती है, इस्तेमाल करती है और उसके अंडे बच्चे ही जो है उस तंजीम के, उस संगठन के मुखिया बनते हैं और सत्ता प्राप्ति की हालत में उसी के अंडे बच्चे ही जो है प्रधानमंत्री बनते हैं या जो भी बनते हैं। ये इस टाइप की तंजीम है। जहाँ तक कि देश के साथ व्यवहार है, इससे बड़ा कोई अभिशाप पूरे इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यह चीज हर एक भारतीय भाई बहन को समझने की आवश्यकता है। देखिए, आप लोग ये कहेंगे कि भारतीय अवाम ताकत दल तो भारतीयता की बात करता है। अवश्य, भारतीयता तो मूल मंत्र है और यही बात हर एक जो हमारे भारतवासी हैं और हमारे देश के लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि हमारा असली वजूद कि हम भारतीय हैं और इसके बाद सारी चीजें वो बिल्कुल भूल जाएं। लेकिन दुख इस बात का है कि इस भारतीयता का एहसास जो है वो सबसे नीचे दबा हुआ है। वो इस बात पर वो अपनी पहचान या गर्व कि हम क्षत्रिय हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सरदार हैं, हम सिख हैं, हम तमिलियन हैं, हम पंजाबी हैं या हम जो है और हम बंगाली हैं। भारतीय अवाम ताकत दल कहे कि ये सारी जो पहचान या अटैचमेंट या गर्व सबको त्यागना होगा। हमारी एक ही पहचान है या होनी चाहिए, एहसास होने चाहिए कि हम भारतीय हैं। इसी एहसास के लिए भारतीय अवाम ताकत दल ये निरंतर जो है वो ये प्रयास कर रहा है। तो ये बात तो है, लेकिन इस रास्ते में जो बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है भारतीय एकता के बीच में, वो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और ये वाम दल। ये वाम दल तो इस देश के टुकड़े वो करना चाहती है और ये जो जीएनपीसी है ये बहुत ही खतरनाक एक औपनिवेशिक ताकत है, कॉलोनियल फोर्स है।
इस चीज़ को हमारे जो है आदरणीय भारतीय भाई बहन को समझना पड़ेगा। और जो इस तरह के जो स्थानीय छत्रपों की जो पार्टी है, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एआईएडीएमके ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और या उड़ीसा की जो है वो बीजेडी, बीजू जनता दल, अकाली, ये सब वही माने स्थानीय है, और वो भी शुद्धतः जो है उसी संकीर्णता आधारित। कोई जो है वो, अब जैसे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, चस्पा जरूर है कि समाजवाद का, लेकिन ये खास जातियों का एक जमावड़ा कि क्या आधार पर उसकी राजनीति चलती है। और उसी का जो जोड़ीदार है बहुजन समाज पार्टी, वो भी यानी समाज के कुछ खास जातियों का जमावड़े का वो राजनीति करती है। और इस प्रकार जितनी भी हैं, टीएमसी है, शिवसेना है, टीडीपी है, डीएमके, आईएडीएमके, सभी, एनसीपी भी। तो ये इस तरह की जो राजनीति करने वाले इस देश के लिए सबसे बड़े अभिशाप हैं। इनमें राष्ट्रीयता का बिल्कुल अभाव है। ये बिल्कुल संकीर्णता के आधार पर मैंने अपनी नीति चलाना, वो चलाना, और शासन प्रशासन में भी जब पहुंच जाते हैं तो उसी तरह का जहरीला वातावरण फैलाते हैं, और उसी तरह की गंदगी के आधार पर जो है पूरे वो सिस्टम को अर्थहीन और उद्देश्यहीन बना देते हैं। तो समस्या यहाँ इसलिए भारतीय जनता दल जब भी ये तो ये बड़े से शुरू करता है। तो जो सबसे बड़ा अभिशाप है वो गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, और इसके जितने भी इस तरह के माने इसके वाकयात हैं, जो इसने कितनी गद्दारी किया है और किस तरह की बातें ये फैलाता है संगठन, उसका जैसे जैसे घटना आता है, अब जैसे कि अभी की जो सबसे बड़ा है कि देश का विभाजन और आज़ादी का दिन, ये सबसे बड़ी त्रासदी है। इस त्रासदी का असली जो अपराधी ये जेएनपीसी ही है, और शातिर तो बहुत है। इसने अपने इतिहासकारों की फौज खड़ी कर दी, अपने जो है बौद्धिक वर्ग की फौज खड़ी कर दी, चमचों की फौज खड़ी कर दी। और हमारे देश में एक कमजोरी है, कमजोरी ये है कि लोग हमारे देश में वो सत्ता की करीबी का एक नशा है, चाहे वो सत्ता जो है वो किसी किस्म की भी हो, तो उसका भी इसने फायदा उठाया कि सत्ता की करीबी साधने वालों का एक चमचा मंडली बनाया, और सारे पापों को ढकने का एक बहुत बड़ी साजिश किया। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी और जिनकी कुर्बानी से हमको आज़ादी हासिल हुई, उनको हमेशा जो है वो पृष्ठभूमि में रखा। और हद तो वहाँ तक हो गई कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह को इन्हीं जेएनपीसी वालों ने इनको आतंकवादी के रूप में जो है लिखवाया। अब वो विडंबना अपने देश में दूसरी है कि भाई कि इन्हीं जेएनपीसी वालों ने उनको आतंकवादी लिखवाया, और कम से कम उन शहीद आजम भगत सिंह की इज्जत या उनकी प्रतिष्ठा, उनके प्रति जो है इस तरह से भाव पूरे देश में पूरे देश के लोगों में है। लेकिन भुनाने के लिए जो है पंजाब में लोग भुनाते हैं। अक्सर पंजाब में जब भी कोई होता है, कोई भी काम करते हैं, उनकी फोटो को लगा देते हैं। उनको पता भी नहीं है कि आखिर भगत सिंह जो है किन आदर्शों के लिए जो है अपनी जान दिए थे। तो ये बताया भी गया है कि भाई वो सिर्फ भगत सिंह को ही कहा मत दें,
भगत सिंह सिर्फ पंजाब के लिए ही नहीं थे, सिर्फ सरदार या सिख के लिए नहीं थे, पूरे देश के लिए थे। और उसी प्रकार जो दूसरे भी इस प्रकार अमर शहीद हैं उनका भी महत्व देना सीखे। और भी हमारे क्षेत्र के लोग, पंजाबी नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग, तमिलनाडु के लोग पूरे देश के शहीदों का सम्मान करना सीखें। ये बहुत ही गलत है। यही तो उनकी मानसिकता को दिखा दे कि तमिलनाडु के लोग सिर्फ जो है वो जो है सुब्रमण्यम भारती को या तिरुवल्लुवर को कोई अपना माने उसी को आदर्श माने, गलत है। तमिलनाडु में भी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इसका सम्मान होना चाहिए। उसी प्रकार जो है उत्तर प्रदेश में भी तिरुवल्लुवर हैं, चाचा सुब्रमण्यम भारती हैं, और रानी गडिलू है, जो रानी चंद्रमा है, उनका जो है वो सम्मान होना चाहिए। रानी गडिलू कहाँ की थी? नागालैंड की थी। रानी चंद्रमा कहाँ की थी? कर्नाटक की थी। ये वो सुब्रमण्यम भारती कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। तो हर जगह जो है वो पूरे देश के शहीदों का सम्मान होने की जरूरत है। और ये उनको भी जो है उन्हीं संकीर्णताओं में लपेटने की एक कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हैं। तो अब जो चीजें धीरे धीरे इस किसान आंदोलन के संबंध में यानी खुलासे हो रहे हैं कि किसान आंदोलन को मौका दे करके खालिस्तानी आतंकवाद ने इसको बिल्कुल अपना एक मुहरा बना लिया। और चीज़ें हैं कि कोई सुमित सिंह या जगमीत सिंह, हाँ जगमीत सिंह, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ कनाडा में, और शायद ऐसे समूह का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसके समर्थन से वहाँ की जो जस्टिन ट्रूडी प्रधानमंत्री हैं, उसी के समर्थन से वो उनकी सरकार चल रही है। इसीलिए देश ने देखा होगा कि यानी शुरुआत में इस किसान आंदोलन के शुरुआती दौर में ही बताई और बेहाई करके वो जस्टिन ट्रूडी जो कनाडा का प्रधानमंत्री है उसने वक्तव्य दिया, बेहाई किया उसने। तो उसका कनेक्शन वही है कि जो है खालिस्तानी आतंकवाद को चलाने वाला जो जगमीत सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसी से जो है कोई धालीवाल करके है, ये कंपनी चलाता है। और उसके बाद जो है ये खुलासे आए हैं ना कि रेहाना और मियाँ खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग इस टाइप से वो इन्हें उसी खालिस्तान जो है या खालिस्तानी नेटवर्क या तंत्र का कई अलग अलग ये सब जो है अलग अलग वो टेंटेकल्स हैं, अलग अलग उसके जबड़े हैं या जो भी आप कह सकते हैं। तो इस आंदोलन में पूरा उसका दखल है। और टीवी चैनल पर आकर बोलते हैं कि वो कौन समर्थन दे रहा है, हम तो जानते नहीं। अकाली तो बिल्कुल इनका जो है खालिस्तानी आतंकवादियों के पक्का ये हमदर्द हैं। और हमदर्दी नहीं बल्कि पंजाब में बहुत बड़े सरदर्द भी हैं। जो नस्ली दवाओं का जो कहर जो बर्पा है पंजाब में, और पंजाब के हमारे जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं, उसकी जड़ में है ये अकाली वाले और सुखबीर वगैरह जो है। तो ये अभिशाप हैं, जितने अभिशाप ये एनपीसी वाले हैं मैंने हमारे पंजाब के लिए, उतने ही ये अकाली वाले भी हैं। लेकिन ये समझने की जरूरत है और इसको समझाने की जरूरत है। ये काम बहुत बड़ा है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मैंने पंजाब में, हरियाणा में, वहाँ खाप पंचायत का इतना बड़ा जकड़ मकड़ है। वहाँ जो है तमाम जो है वो इस टाइप से वो अकाल तख्त का जकड़ मकड़ है। उससे निकाल कर भारतीयता के माहौल को
लाने की सख्त आवश्यकता है, काम चाहे वो कितना भी कठिन हो। ये हरियाणा हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, खाप पंचायत, ये निहायत वो माने एक लोकल जो है फ्यूडलिज्म का एक जो है वो जमावड़ा है। तो ऐसे में मैं भारतीयता की बात शुरू में आप करेंगे तो लोग जो है इसको महत्व नहीं देंगे, लेकिन इसको समझाने की जरूरत है कि सब छोड़ करके भारतीयता को अपनाना है। और ये काम बहुत लंबा है और ये काम बहुत जो है बहुत जरूरी है। तो अब आ जाइए कि ये निश्चित तौर पर इस किसान आंदोलन के विषय में जो भारतीय जनता के दल ने शुरू में कह रखा है कि ये मुखौटा भर है, ये देश विरोधी ताकतों जिसमें कि खालिस्तानी आतंकवादी हैं, वो पूरी तरह इसकी भूमिका है। और जेएनपीसी तो देश विरोधी है ही, वामदल तो देश विरोधी हैं, वो अंदर से, देश के अंदर से। अब वो ये हैं, ये उससे भी बड़ा दुखड़ा ये है कि ये बीजेपी वाले और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इनको देश का दुश्मन नहीं मानते। वो इस चीज को दूसरे ढंग से पेंट करने की कोशिश करते हैं देशवासियों के। ये सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी वालों की और मोदी जी की, कि जो देश का दुश्मन है उसको दूसरे रूप से ट्रीट करना। देखिए, ये भारतीय जनता दल इसीलिए कह रहा है कि भारतीय जनता दल का दृष्टिकोण शुद्धता जो है वही है जो प्रेरणा हमको परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह। अच्छा, जरा हम बताते भी चलें कि ये लोग कहाँ गए थे। इसकी जानकारी भी जो है जरूर है, लेकिन फिर भी भारत के विभिन्न कोनों से ये लोग थे, जिन कोनों से वो बिलोंग करते थे उसका कभी भी संकीर्णता के आधार पर ख्याल नहीं किया। पूरे देश को अपना मुल्क मान करके अपनी कुर्बानी दी। जैसे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक हुआ था, उड़ीसा में। शहीद आजम भगत सिंह पंजाब से थे। चंद्रशेखर आजाद वो मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, लेकिन उनका जो गतिविधि चलती थी वो उत्तर प्रदेश में चलती थी। अशफाक उल्लाह जी का जन्म जो है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के हैं। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बिहार के हैं। सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के। श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। श्रीमती रानी चंद्रमा जो कर्नाटक की। श्रीमती रानी गडलू जो वो नागालैंड की। तो कहने का तात्पर्य है कि देश के कोने कोने से लोगों ने कोने से जरूर थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण, उनके सोचने का ढंग और कुर्बानी देने का जज्बा पूरे देश के लिए था। लेकिन आज उसी जज्बे की हत्या इसलिए हो रही है कि पंजाब के लोग सिर्फ भगत सिंह का दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो सिर्फ अशफाक उल्लाह जो है और जो इनको दिखाएंगे, क्या कहने के वो चंद्रशेखर आजाद को। तमिलनाडु के लोग सिर्फ जो है वो सुब्रमण्यम भारती को, अधिक से अधिक जो है तिरुवल्लुवर को। ये चीज जो है वो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपार्टमेंटलिज्म। उनको एक कंपार्टमेंट में बंद कर देना संकीर्णता के आधार पर। तो ये उनके उसी दृष्टिकोण का द्योतक है जो कि बहुत ही घातक है। तो इन्हीं अमर शहीदों की कुर्बानी शहादत की प्रेरणा के आधार पर भारतीय जनता दल ने जो दृष्टिकोण अपनाया है कि किसी भी समस्या को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना, और जब इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तभी ये मालूम होगा कि ये जेएनपीसी कितनी खतरनाक है इस देश की, वामदल वाले कितने खतरनाक हैं, और इन खतरनाक ताकतों को ये बीजेपी और मोदी जी पाल करके वोट के लिए जो है
कितना खतरनाक देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो वो तभी आपको दिख जाएगा। तो अब उसी सिलसिले में बताया जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, हालांकि इसी एनपीसी की जब सरकार थी सोनिया मनमोहन की, तो इन समूह ने उनको एक राजनीतिक मोहरा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ही, या अपने प्रचार करने के लिए ही इनको जो है वो भारत रत्न दे दिया। हालांकि इस विषय में भारतीय जनता दल विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता है। भारत रत्न एक जो है माने अपने देश की सबसे बड़ी जो है सिविलियन अवार्ड है, तो वो डिजर्विंग लोगों को ही देना चाहिए। इस तरह से उसको सस्ता बनाना जो है कभी भी उचित नहीं है। तो खैर अब दे दिया गया, कोई बात नहीं है। तो इन्हीं एनपीसी वालों ने सचिन तेंदुलकर को राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उनको दे दिया भारत रत्न। अब जब ये विदेशी जो ताकतें हैं वो ग्रेटा थनबर्ग के जरिए, रेहाना के जरिए और मियाँ खलीफा के जरिए और खालिस्तानियों के जरिए ये भारत के आंतरिक मामले में दखल की बात आई, तो सचिन तेंदुलकर ने यानी उन सारी ताकतों को जवाब देते हुए लिखा और अंत में लिखा कि वी मस्ट रिमेन यूनाइटेड एज ए नेशन। यही बात उन्होंने लिखा, वी मस्ट रिमेन यूनाइटेड, यानी कि हमको एक राष्ट्र के रूप में सर्वथा और हर वक्त जो है वो इकट्ठे, वो एक साथ इकट्ठे रहना चाहिए। तो ये बात जो है कि हमको राष्ट्र के रूप में इकट्ठे रहना चाहिए, सचिन तेंदुलकर जो कि वो जेएनपीसी के चहेता था, जेएनपीसी वालों ने उसको जेएनपीसी वालों ने उस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया था, वो विरोध कर रहे थे और उनको अपमानित कर रहे थे ये जेएनपीसी के लोग। देखिए ये कितने इनकी मानसिकता भारत विरोधी है और कितने बड़े अभिशाप हैं ये जेएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी वाले, जिसका मुखिया वो गद्दार राहुल है, जिसका मुखिया गद्दार राहुल नहीं, इसमें तो कार्यकारी मुखिया हुआ है, गद्दार जो है वो सोनिया है और गद्दार राहुल को बनाने की मुहिम चल रही है। तो यदि कोई लिख देता और उसी का चहेता, उसे जेएनपीसी का चहेता सचिन तेंदुलकर यदि ये कहते हैं कि वी मस्ट रिमेन यूनाइटेड एज ए नेशन, यानी हमको हर वक्त जो है एक राष्ट्र के रूप में एक रहना चाहिए, ये इसी बात का विरोध कर रहे हैं जेएनपीसी वाले। और जरा ये भी ख्याल करिए कि कहां से विरोध कर रहे हैं। केरल, कौन केरल? जो कहता है कि हम बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, हमारी लिटरेसी तो जो है वो 100% है। वहां इस तरह का जहर चल रहा है। भारतीय जनता दल इन सारी व्यवधानों को उसे घबराने वाला नहीं है। वहां भी जाएगा और जरूर उनके मस्तिष्क में मंथन करेगा कि, और जरूर पूछेगा, केरल वासी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से जरूर पूछेगा कि आपके 100% जो है वो शिक्षा का क्या यही अंजाम है, यही उसका लक्षण है और यही परिणाम और नतीजा है कि यदि कोई कहता है कि हमको राष्ट्र के रूप में एक रहना चाहिए,
उसका 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 विरोध करने के लिए अब खड़े हो जाएंगे। इन देश के दुश्मन जीएनपीसी और जो है वो यानी वाम दलों के बहकावे में आकर करके, तो भारतीय जनता के दल सिर्फ संसाधन जुटा रहा है। इसी बात ही संसाधन हो भी जाएगा और सबके बीच में आएगा। काफ़ी लोग कहते कह रहे ये तो सिर्फ यूट्यूब के थ्रू ही बस बक 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 कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब तो एक माध्यम है कि इस संदेश को पहुंचाने का, लेकिन असली काम है जनता के बीच में आने का। आएंगे, पूरे ढांचे के साथ आएंगे, पूरे तंत्र के साथ आएंगे, लोगों के बीच में आएंगे और इन सारी देश विरोधी ताकतों को चुनौती जो है वो देते हुए आएंगे। और ये सारी जो देश विरोधी ताकतें बिल्कुल समझ लें कि इनका यदि भारतीय जनता के दल में या मुझ में यदि आदरणीय सुभाष चंद्र बोस, आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्य भारती इत्यादि का प्रेरणा का जो अंश है वो इस बात के लिए आशीर्वाद देता है, प्रेरणा देता है कि इन सारी शक्तियों को, खास करके जीएनपीसी को और वाम दल को भारत की पावन धरती से बिल्कुल समूल नाश करना है। बाकी जो शक्तियां हैं अपने आप इन्हीं से ताकत लेती, इन्हीं से प्रेरणा लेती हैं। जिस वक्त इस जीएनपीसी का समूल नाश हो जाएगा, समाजवादी पार्टी अपने आप मर जाएगी, बहुजन समाज पार्टी अपने आप मर जाएगी, टीएमसी भी अपने आप मर जाएगी, एनसीपी भी मर जाएगी, शिवसेना भी मर जाएगी। लेकिन ये जो बड़े किस्म के हैं, ये देश के दुश्मन, इनका नाश बहुत जरूरी है। लेकिन अभी ये मोदी जी, बीजेपी वाले सिर्फ वोट के माहौल के लिए इनको पाल रहे हैं। दूसरा, ये जीएनपीसी वालों का, वामदल वालों का, उनके साथ जो है जो ये समाजवादी पार्टी लोगों का एक आरएलडी है, इसकी कौन है वो, अजीत सिंह, जो पश्चिमी यूपी का है, आरएलडी। ये तमाम जो है किसान आंदोलन के मंच से इस तरह की बातें कि ये माने काला कानून है, ये है खून की खेती की ये राहुल बोल रहा था, एक गद्दार राहुल बोला था खून की खेती। ये बात जो है राज्यसभा में मैं तमाम बोल रहे थे सब, लेकिन जब राज्यसभा में कृषि मंत्री इसको समझाने के लिए वो उठे तो महज में 10-11 एमपी ही रह गए उनकी बात को सुनने के लिए। भारतीय जनता के दल इस बीजेपी की करतूतों को बराबर जो है अपने आदरणीय भारतीय आवाम के सामने बराबर रखेगा। और इस तरह का जो खेल खेल रही है देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ, ये बराबर अपने आदरणीय भारतीय आवाम को बताता रहेगा। लेकिन जो देश हित की बात है जहां से भी आती है, उसका हमेशा ये पक्षधर है। तो जब कृषि मंत्री जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर बता रहे थे कि बताइए, यानी कि इस वो कृषि कानून में जिसको सब बोले थे काला कानून, इसमें काला कहाँ है, तो ये बताने के लिए मैंने करीब 150 से ऊपर इन 150 से ऊपर जो है इन विपक्षी पार्टियों के जो है सांसद में से महज 10-11 ही रह गए थे उनकी बात को सुनने के लिए। और कोई बताने को तैयार नहीं था कि आखिर कि उस कृषि कानून में कालापन कहाँ है।
और खून की खेती के विषय में अच्छा कहा, बिल्कुल बिल्कुल सटीक बोला। तोमर साहब ने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि खून की खेती नहीं, पूरा खून का खिलवाड़। खेती तो बहुत छोटी चीज़ है, हमेशा से करती आई है, देश के साथ जीएनपीसी करती आई है। जिस तरह से सत्ता उसने हथियाया 15 अगस्त 1947 के उपलक्ष्य में 25 से 30 लाख लोग, वो खून का ही तांडव था जो कि इसने जेएनपीसी ने खेला है। और उसी शासनकाल में 7 से लेकर 8 तक जो सांप्रदायिक दंगे हुए, यह भी उसने जो है खून का ही खेला हुआ है इसी जेएनपीसी ने इस देश के साथ। सन 84 में हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो सरेआम कत्ल करवाया, वो भी इसने जो है खून का ही खेल खेला है इस जेएनपीसी ने। उसके आगे खून की खेती तो बहुत एक छोटी सी चीज है। तोमर जी और मोदी जी और बीजेपी वाले समझे तो खून खेती तो बहुत छोटी चीज है। अब आप इसको छिपाएं, बात दूसरी है, और खून की खेती पर तमाम माने वो नाटक करें, ये तो उनको समझाने की जरूरत थी उसी वक्त तोमर जी और बीजेपी वालों से कि भाई ये खून की खेती तो बहुत छोटी चीज है कि तुम लोगों ने तो हमेशा खून का ही खेल खेला हुआ है इस देश के साथ। ये नहीं, यही तो इनकी बीजेपी वालों की गद्दारी है इस देश के साथ। गद्दारी क्या है? पिछले कई वो एपिसोडों में बताया भी गया है कि ये जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जैसे जीएनपीसी है और वामदल हैं, और उसकी जो आर्म्स हैं, दूसरी आर्म जैसे पीएफआई है, सिमी है, एसडीपीआई है, कन्हैया कुमार का एक गैंग है, लुटियन गैंग है, एक मीडिया का जो है वो गिरोह है भारत विरोधी, और जो मीडिया में एक वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब ये टीवी चैनल्स और प्रिंट मीडिया, ये भी भारत विरोधी है। वो सब इसी के साथ हैं, माने इसी जीएनपीसी और जो है वामदलों के साथ। अब मतलब कि यानी टीवी चैनल की बात की जाए, सबसे बड़ा भारत विरोधी कौन है? ये एनडीटीवी। उसका पत्रकार कौन है? वो रवीश कुमार। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये बीजेपी वाले उसको भारत विरोधी नहीं मानते हैं। ये तो इनकी गद्दारी है। यदि देश के दुश्मनों को कोई देश का दुश्मन न माने, देश के गद्दार को कोई गद्दार न माने, और कोई भारत विरोधी न माने, वो खुद ही बहुत बड़ा भारत विरोधी है, देश का गद्दार है। तो यही गद्दारी है बीजेपी की कि एनडीटीवी को इस देश का गद्दार नहीं मानती है। और एनडीटीवी में आज तक में न्यूज़ 24 में बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री बराबर जाते हैं, सर भाग लेते हैं, और विज्ञापन भी देते होंगे, विज्ञापन भी मिलता होगा। यही गद्दारी है बीजेपी और जो है श्री मोदी जी की। यही बता रहा है भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ वोट के माहौल के लिए। तो ये सारी जो है, तो अभी बताया गया था कि एनपीसी, वामदल और उसकी जो आर्म्स हैं, अभी जैसे कि पीएफआई, सिमी, एसडीपीआई, कन्हैया कुमार गिरोह, लुटियन गिरोह, मीडिया में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और भारत विरोधी जो है ये पत्रकारों का गिरोह, छोटे किस्म के भी हैं वो मीडिया। तो इन सबों को भारतीय वामता दल, जिसके पास अभी वही साधन की कमी है, और कमी से मतलब यह है कि इनकी तुलना में ये सिस्टम पर भी काबिज हैं, साधन पर भी काबिज हैं। वो इनको भारत विरोधी नहीं मानते हैं। इसी जो समझिए, भारतीय वामता दल की जो भी
ताकत है, प्रेरणा है, वो हमारे अमर शहीदों के, जो कि हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से, और जितने भी अमर शहीद हैं जिन्होंने जो है वो राष्ट्रभक्ति के जज्बे से अपना खून दे करके, अपनी जान दे करके इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं के आशीर्वाद से जो ये नज़रिया, दृष्टिकोण पैदा किया है कि ये ताकतें बहुत ही खतरनाक किस्म की भारत विरोधी हैं, देश की शत्रु हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको शत्रु नहीं मानती है। तो इन भारतीय आवाम ताकत दल कहती है कि नहीं भाई, ये भारत विरोधी हैं, और इनके तर्क गढ़ने का जो तरीका है, ये कहते हैं कि भाई हम देश के गद्दार नहीं हैं। ये तो चूंकि हम मोदी का विरोध करते हैं, देखिए कितना शातिराना तर्क है। और भाई, और किसी भी राजनीतिक हस्ती का विरोध करना तो राजनीतिक अधिकार है, इसमें कोई बात ही नहीं है। असलियत क्या है कि ये भारत विरोधी हैं हर वक्त। अभी जैसे ये बताया गया कि सचिन तेंदुलकर ने, जो कि इन्हीं का चाहता था, उसने ट्वीट में लिखा कि वी मस्ट रिमेन यूनाइटेड एज ए नेशन, मतलब कि हमको हर वक्त जो है एक राष्ट्र के रूप में एक रहना चाहिए। यही बात, इसी बात का विरोध वो बीजेपी के, इसी बात का विरोध जो है एनपीसी के नेता कार्यकर्ता जो है कोचीन केरल में कर रहे थे। तमाम उनके ऊपर काला स्याही वही डाल रहे थे। तो देश एक रहे, यह जो है एनपीसी को बर्दाश्त नहीं होता है, विरोध करते हैं। यही तो उसकी असलियत है। और इसमें यही हाल जो है वो ये वामदलों का है, और और उसके साथ जितना भी उनका वो बैंड वैगन है उसका भी है। तो उनका उनके तर्क देने का एक जो वो है शातिराना तरीका है कि हम देश के गद्दार नहीं हैं। चूंकि हम मोदी का विरोध करते हैं, इसलिए लोग हमको गद्दार करते हैं। भारतीय आवाम ताकत दल ने इसको भी समझाया कि जो इनका इस तरह के शातिराना तर्क देने का तरीका है, वाकई में ये तो हैं भारत विरोधी और कट्टर भारत विरोधी हैं, लेकिन मोदी तो एक बहाना है ये भारत विरोधी। लेकिन जो लाइन पकड़ते हैं तर्क देने का, अपने इसे गद्दारी और भारत विरोध के पाप को छिपाने के लिए, क्योंकि हम मोदी का विरोध करते हैं इसलिए हमको गद्दार कहते हैं और भारत विरोधी कहते हैं, उसी लाइन को पुष्ट करते हैं ये बीजेपी वाले दूसरे तरीके से। उसी लाइन को कहते हैं कि भाई ये देश के गद्दार नहीं है, ये सब के सब जो है मोदी विरोधी हैं, मोदी की छवि को जो है वो धूमिल करते हैं। अब इस तरह का जो ये तर्क जो प्रस्तुत करते हैं बीजेपी वाले जो है, जरा इसको बड़े गौर से हमारे आदरणीय भारतीय भाई समझें। ये देश विरोधी ताकतों को कहते हैं कि भाई ये मोदी की छवि जो है वो धूमिल करते हैं। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जो है इस देश से बड़े हैं? भारतीय आवाम ताकत दल तो ये कहता है कि कितने मोदी आएंगे, कितने मोदी जाएंगे, कितने एसपी सिंह आएंगे, कितने एसपी सिंह जाएंगे, कितने राहुल आएंगे, राहुल जाएंगे, देश रहेगा। इसलिए मोदी का महत्व जो है वो देश से ऊपर करने का तर्क जो है बीजेपी वाले छोड़ दें। सवाल जहां देश का हो वहां कोई मोदी वोदी नहीं है। तो चूंकि ये देश विरोधी हैं, इनको जो है मोदी विरोधी कह करके इनको बचाने की जो साजिश ये कर रहे हैं बीजेपी वाले, यही गद्दारी है देश के खिलाफ। और इसी दृष्टिकोण के चलते
सीए पर जो जो हिंसा हुई, इन सबों ने बिल्कुल बिल्कुल झोंक दिया पूरे दिल्ली को, और दिल्ली को, देश को, और देश के कई भागों को इन्हीं देश विरोधी ताकतों के उपद्रवी, हिंसक और मैंने हिंसक तत्वों के हवाले। इसी जीएनपीसी वालों ने नहीं, इसे बीजेपी वालों ने और मोदी जी ने किसको छोड़ दिया? अपने देशवासियों को किसके हवाले? इन देश विरोधी ताकतों के उपद्रवी और हिंसक तत्वों के हवाले छोड़ दिया। लोग शिकार हो गए, दिल्ली में शिकार हो गए और देश के कई भागों में शिकार हुए। वो योगी जी ने थोड़ा बहुत वो किया और वो उनसे पैसे वसूले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन उपद्रवी तत्वों की जड़ें अभी भारत में हैं। इन ताकतों के हौसले बहुत बुलंद हैं। यही तो है कि जिनको पस्त करना चाहिए, इस कायर मोदी के शासनकाल में ये जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। बताइए ये कौन सा शासन? और दूसरे, ये मोदी महोदय बहुत ही अराजक किस्म के जो है प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए, वो कह रहा है केजरीवाल कि हम जो पुलिस रक्षा कर रही है उसका गला कि हम जो है वो बस नहीं देंगे, डीटीसी की बस नहीं देंगे। और इसको बीजेपी वाले और बीजेपी के चमचा जो चैनल कर रहे हैं कि देखिए उसके नेता कह रहे हैं कि ये तानाशाह हो गए, फलान हो गए। अरे मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में डूब के मर जाना चाहिए कि उसके अधीन जो है वो मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा है। संविधान, भारत के संविधान जो कि इतना मजबूत संविधान है, इसी संवैधानिक अनुशासनहीनता को डील करने के लिए उसने पर्याप्त जो है प्रावधान दिए हुए हैं। धारा 356 इन्हीं सब जो है अनुशासनहीनता की बीमारियों को डील करने के लिए है। लेकिन इस कायर मोदी लेकिन इस कायर मोदी को के मायने जो है वो समझ के परे है उसके। बताइए, अब मुख्यमंत्री यानी जो केंद्र की व्यवस्था है उसमें ये दखल दे रहा है। संसद के द्वारा पास किए हुए कानून की प्रति को फाड़ रहा है। तो क्रोध जो है केजरीवाल पर करने की जरूरत नहीं है। जो ये अराजक जो प्रधानमंत्री है, ये मोदी जो है उसके अधीन ये सब बातें हो रही हैं। जबकि इस देश के संविधान में पर्याप्त प्रावधान है इस तरह की संवैधानिक अनुशासनहीनता को डील करने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन चूंकि यह कायर किस्म का है ये प्रधानमंत्री, इस कार्य को ये बीजेपी वाले पेंट किया है कि 56 इंच का है। पता नहीं वो किस आधार पर 56 इंच कर रहे हैं कि तो शायद इस कार्य प्रधानमंत्री को समझ नहीं है कि आखिर जो धारा 356 जो है इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, किस लिए करना है। सिर्फ जो है हर चीज को, यानी हर अनुशासनहीनता के वातावरण को भुना करके अपने पक्ष में वोट लेने का। कि ये जब तक केजरीवाल जो है अनुशासनहीनता नहीं करेंगे तब तक अपने पक्ष में जो है वो चुनावी या वोट का माहौल नहीं बनेगा। सिर्फ इसीलिए तो कहने का मतलब है कि ये जो कायर किस्म का प्रधानमंत्री है, और उसी कायरता का ये परिणाम है कि हमारे दिल्ली पुलिस इतनी सशक्त, इन उपद्रवी तत्वों की से मार खाई बेचारी। हमारे पुलिस वाले घायल हो गए।
पुलिस वहां पर थी, लाल किला के सामने, उसको आदेश नहीं था, और तमाम जो है उपद्रवी तत्व जो है वो लाल किला में घुस गए, सेना की छावनी थी। इस सब के सब जो है इस कार प्रधानमंत्री मोदी की कायरता का ये तांडव था। उपद्रवी लोगों के यानी उपद्रवी लोगों की हिंसा का तांडव तो था ही, लेकिन उससे बड़ा इस कायर प्रधानमंत्री की कायरता का तांडव था। इसलिए उस वक्त भारतीय जनता दल ने कहा था कि यदि शर्मसार होने की बात है तो मोदी की कायरता को जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनकी कायरता को शर्मसार होने की जरूरत है, देश को नहीं। देश तो बहुत महान है, विशाल है और शक्तिशाली है। इसको आंतरिक सुरक्षा के मामले में जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं उनके हौसले बुलंद हैं। हौसले बुलंद हैं इसलिए कि ये देश का दुश्मन नहीं मानती है बीजेपी और देश के लिए और देश का दुश्मन नहीं मानती है, देश के लिए खतरनाक ताकत नहीं मानती है। और इसीलिए ये चैनल वाले भी दिखाते हैं कि वो गद्दार राहुल, उसकी गद्दारी की हरकतें वो हर रोज चल रही हैं, लेकिन बीजेपी वाले उसको गद्दार नहीं मानते। तो समस्या का जो मूल यहीं पर है। और भारतीय जनता दल बराबर इस बात को कि बाकी जो समस्या है कि भाई कि लोग अब अपनी आइडेंटिटी खोजते हैं, खाप में खोजते हैं, और क्या कहने वो अकाल तख्त में खोजते हैं, तो कोई जो है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसमें खोजते हैं। ये समस्या तो है, लेकिन जो प्रशासनिक जो माहौल है, जो मोदी महोदय के वक्त में अब सेना जो पराक्रम करती है, वो उसने सर्जिकल स्ट्राइक किया और जो है उसने बालाकोट में स्ट्राइक किया। चीन को भी जवाब मिल रहा है, हथियार खरीदे जा रहे हैं। तो जो हमारी एक्सटर्नल जो सुरक्षा है जो सेना के हवाले है वो तो हो रही है, लेकिन अंदर जो मोदी जी को देखना है वो ये पूरी व्यवस्था और पूरे हमारे लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, वो जो है इन देश विरोधी ताकतों और देश विरोधी ताकतों के जो हिंसक और उपद्रवी तत्व हैं उनके रहमो करम पर और उनके हवाले जो है वो छोड़ दिया गया है इस कायर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और बीजेपी वालों के द्वारा। ये समझने की आवश्यकता है। अब इसी चीज को जितने भी वाकयात आएंगे, भारतीय जनता दल विस्तार से यूट्यूब के माध्यम से और माध्यम से जो है वो ये बताता जाएगा। और इस चीज को हर एक भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझें। अब जैसे जो कोचीन में इन एनपीसी वालों ने यानी भारत एक रहे इसका विरोध कर रहे थे, इसी प्रकार और भी बीजेपी की जो बीजेपी और मोदी जी की जो गद्दारी है देश के खिलाफ, यानी इन देश विरोधी ताकतों की रक्षा करने के लिए या करने में उसको भी समझने की आवश्यकता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इसी आवश्यक पर चर्चा को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।